नमस्कार, आप देख रहे हैं दिललनटॉप.com और मैं हूं निखिल। अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने को एक साल पूरा हो गया है। जम्मू कश्मीर में पहले भी और अब भी मुख्य धाराओं की राजनीतिक पार्टियों को लेकर खूब बात होती रहती है। हमारे साथ सुहेल बुखारी हैं, आप पीडीपी के स्पोक्स पर्सन हैं। पीडीपी एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है, सो टू स्पीक, और पीडीपी ही वो पार्टी थी जिसने आखिरी सीएम जम्मू कश्मीर के, जो अर्स्टवाइल जम्मू कश्मीर स्टेट होता था, उसको दिया था। बहुत बहुत स्वागत है बुखारी साहब आपका। और धन्यवाद। हाँ जी, अब पहला सवाल हमारा महबूबा मुफ्ती को लेकर ही है। वो अभी कहाँ पर हैं और वो कैसी हैं? महबूबा मुफ्ती साहिबा को आज पूरा एक साल हो गया है डिटेंशन में, जी। जिसको हम इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक, अनएथिकल, ये सारे एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं इस डिटेंशन को। फिलहाल वो अंडर पब्लिक सेफ्टी एक्ट है। जी। उससे पहले तो काफी अरसा इलीगली ऐसे ही रही, बिना किसी कागज के भी। बाद में ये सब भी हमने देखा, जी। पीएसए वगैरह भी उन पे लगाए गए। तो आज की डेट में एक सब जेल है जो जहाँ पे उनको रखा गया, उनका जो घर है, जो सरकारी आवास था, जी। जब वो मुख्यमंत्री थी और उसके बाद जो एक्स सीएम रही, हाँ उसी जी। को कन्वर्ट कर दिया गया। और दूसरी जगह जहाँ उनको डिटेन किया गया था काफी महीनों तक, रिसेंटली उन्हें वहां शिफ्ट करके उसको डेजिग्नेट कर दिया गया है सब जेल। ठीक बात है। सर, एक स्टेटमेंट हमको पुराना महबूबा मुफ्ती का मिला। उन्होंने कहा था कि अगर अनुच्छेद 370 नहीं रहता है तो कश्मीर में वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट होंगे, और उनके उस बयान की खूब चर्चा हुई थी पूरे देश में। अ, उतने वायलेंट प्रोटेस्ट या उतने डिस्टर्बिंग प्रोटेस्ट हमने नहीं देखे। क्या आप अग्री करते हैं इस बात से, और कि शायद उन्होंने ओवरस्टेट किया था इसके आफ्टरमैथ को? जी नहीं, देखिए, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि जब आप प्रोटेस्ट की बात करते हैं तो उससे मुराद क्या है, व्हाट डू यू मीन। जब आप एक लोकतांत्रिक सेटअप में होते हैं, डेमोक्रेसी में हैं, जी। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में है, वहां अगर आम जनता चुप हो जाए तो सबसे बड़ा प्रोटेस्ट तो अपने आप में वही है। रही बात कि जिस तरह का विरोध प्रदर्शन शायद एक्सपेक्टेड था, जी। वो यहाँ की गलियों में क्यों नहीं दिखा, तो आपको फिर उससे पहले तो ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि 5 अगस्त से पहले ही जी। कश्मीर घाटी के क्या हालात थे, कितने लाख अधिकृत सुरक्षा बल के जो लोग थे वो तैनात किए गए थे, जी। चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी थी, आम जनता को घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं, कनपट्टी पे बंदूक रख दी गई। और जितने भी राजनीतिक लोग थे, चाहे वो एक्टिविस्ट हों या लीडर्स हों, मेन स्ट्रीम से हों, सेपरेटिस्ट हों, कोई भी हो, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री तक भी रहे हैं और हमारे अभी के लोकसभा के मेंबर्स तक भी रहे हैं, तो जी। सबको उठा के आपने जेलों में डाल दिया, लोगों की कनपट्टी पे बंदूक रख दी, सड़कें, कोचे, गली कूचों को पे आपने तैनाती कर दी, जैकबूट लगा दिया, टेलीफोन बंद कर दिए, इंटरनेट बंद कर दिया। और ये शायद अनप्रेसिडेंटेड है। हमने रिसेंट हिस्ट्री में तो कहीं, पूरी दुनिया में ऐसा कहीं कुछ होते हुए नहीं देखा। उसके बाद अगर आप मुझसे ये कहते हैं कि लोग बाहर आके उन्होंने प्रदर्शन क्यों नहीं किया, तो खैर मैं तो क्या ही जवाब दूं इसका। ठीक है, ये आपने अपना पक्ष रखा है। अगला अगला सवाल मेरा, सीधे मैं मुद्दे पर आ जाना चाहता हूँ। इस बात को, ये बात खूब कही गई है, क्योंकि आप एक पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी हैं। ये कहा गया है कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज जेएंडके में 370 के एब्रोगेशन के बाद में थोड़ी कमजोर पड़ गई हैं। आप लोग भी इस तरह से देख रहे हैं जमीन पर हालात? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों ने लोगों का विश्वास किस तरह से खोया है? देखिए, मुझे इस बात को एक्सेप्ट करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही है कि जो कुछ 5 अगस्त 2019 को हुआ, जिस तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड जम्मू कश्मीर के जनता के ऊपर किया गया, उससे यहाँ की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, डेफिनेटली वो कमजोर नहीं बल्कि काफी ज्यादा कमजोर हुई। क्योंकि अगर आप इसको परिप्रेक्ष्य में देखें तो 1947 से ही अभी तक एक कॉम्पिटिटिव नैरेटिव का ये जगह रही है, जहां अलग अलग लोग, अलग अलग विचारधारा के लोग अपना एक अलग व्यू पॉइंट रखते हैं। और यहाँ की ठीक मेन है। स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज एक ऐसे स्तंभ के रूप में उन्होंने काम किया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत रहते हुए अपनी स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए उसी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में काम कर रही थी। और वो लोग जो सेपरेटिज्म की विचारधारा से आते हैं, जो कोट अनकोट आजादी चाहते हैं, जो भारत से अलग होना चाहते हैं, उनके
ये मान लीजिए कि एक ऑल्टरनेट व्यू पॉइंट था मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को, जो कि चाहती थी कि कश्मीर मसले का समाधान हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल जो अरेंजमेंट है उसके अंदर रहते हुए। और अब जब उन्हीं का ये हाल कर दिया गया है दिल्ली द्वारा, और जो मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट इस वक्त रिलीजियस एक एंटिटी बन के रह गई है, उनके द्वारा जब इन्हीं मेन स्ट्रीम पार्टीज और इनकी लीडरशिप और इनके एक्टिविस्ट का ये हाल कर दिया गया, और बची कुछ गारंटीज पे भी ऐसे इनको मसल दिया गया, तो जाहिर सी बात है, तो यहाँ की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको तो कमजोर होना ही था। और शायद यही वजह थी, आपको याद होगा, एक बहुत बहुचर्चित स्टेटमेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा ने दिया था कि यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ध्यान रखेगा, मेन स्ट्रीम इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ध्वज है, का जो तिरंगा है, वो यही मेन स्ट्रीम पार्टीज के लोग अपने हाथों पे, अपने कंधों पे लिया करते थे। और महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि अगर हमारे स्पेशल स्टेटस के साथ छेड़छाड़ की गई तो फिर आप देखेगा यहाँ वो झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। अब आप मुझे बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेके पीडीपी, कांग्रेस या पीपल्स कॉन्फ्रेंस, इतनी सारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज, आपने उनका ये हाल कर दिया, स्पेशल स्टेटस रहा नहीं, वो इतनी कमजोर हो गई। आप बताइए कि उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी वो तो सच ही निकल रही है। ठीक बात है। स्पेशल स्टेटस को लेकर खैर एक बहुत लंबी बहस अलग चली रही है, और जिसको लेकर के खूब बात देश में अलग अलग मत आ रहे हैं। आपने भी अपना मत रखा है। मैं पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम की कमजोरी पर और बात करना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी में भी टूट होती है, अल्ताफ बुखारी अलग निकलते हैं, क्या इसकी वजह भी आप इसी में देखते हैं, जो नया ऑर्डर अब कश्मीर में है उसकी वजह से, या फिर कोई और वजह थी, उन्होंने क्यों छोड़ी आपकी पार्टी? देखिए, वो सीनियर लीडर रहे हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के, और जो पिछली सरकार थी पीडीपी और भाजपा की कोalition की, उसमें उन्होंने काफी महत्वपूर्ण पदों पे कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं वो। उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी वो तो खैर वो बता सकते हैं, लेकिन उनका एसोसिएशन पीडीपी के साथ बहुत पहले खत्म हो गया था। ये जो कुछ बाद में हुआ है 370 को लेके, या उसके बाद जो हमारे पार्टी से कुछ और लोग भी निकले हैं, वो बाद की बात है। अल्ताफ बुखारी साहब उससे पहले निकल गए थे, तो मुझे नहीं लगता कि इन दो चीजों को इमीडिएटली हम जोड़ के देख सकते हैं। क्या वजह रही वो तो खैर मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि जो जिस तरह के हालात बने, उनका पीडीपी से दूर होना क्यों कर हुआ। महबूबा मुफ्ती के डिटेंशन पर लौटते हैं। वहाँ 2 एक्सीएम्स हैं, वहाँ पे 3 रादर एक्सीएम्स डिटेन थे, एक तो बाहर आ गए, उमर अब्दुल्ला साहब। महबूबा मुफ्ती अभी भी हैं। क्या आप लोग भी क्या आप लोगों ने कभी इसकी वजहों पर विचार किया कि ऐसा क्यों है? एक सीएम रिलीज हो जाते हैं, आपकी सीएम नहीं होती हैं, वो बीजेपी के साथ गवर्नमेंट चला रही थी। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस बात कोई कमेंट्री करने की जरूरत है इस चीज पे कि बाकियों को क्यों छोड़ा गया, लेकिन इतना मैं कह रहा जरूर, हूं कि क्या इस तरह का चिंतन आप लोगों ने किया? क्योंकि 2 एक्सीएम्स अंदर हैं, एक बाहर है, एक अभी भी अंदर है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं पीडीपी का एक कार्यकर्ता हूं। मैं महबूबा मुफ्ती साहिबा के साथ बड़ी क्लोजली मैंने काम किया है और कर रहा हूं। तो मैं आपको इतना तो जरूर बता सकता हूं कि मैं उनको बहुत करीब से जानता हूं। उनके बारे में जो मैं एक बात बिल्कुल बिना किसी परेशानी के कह सकता हूं कि वो ना झुकने वाली हैं, ना बिकने वाली हैं, ना किसी प्रेशर में आने वाली हैं। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, जो सिद्धांतिक मुद्दा होगा, जो प्रिंसिपल स्टैंड है पार्टी का और उनका, वो उससे हिलने वाली नहीं है। हमने देखा है कि बहुत प्रेशराइज किया गया। मैं आपको ये भी बताऊं कि हमारी पार्टी में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको काफी समय तक डिटेंशन में रखा गया, बाद में छोड़ा भी गया तो उनको घरों में रखा गया है, उनको वहां से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, वो इलीगल डिटेंशन अलग है। लेकिन उन्होंने अंडर प्रेशर आके किसी भी कीमत में पार्टी का दामन नहीं छोड़ा, जो पार्टी की आइडियोलॉजी उससे लगे रहे। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स तो खैर होती रहेंगी, लेकिन लेकिन इसी तरह का दावा तो उमर अब्दुल्ला भी कहते हैं, वो भी कहते हैं मैं अपने कॉल का पक्का हूँ। वो तो अपना जो पॉलिटिक्स का अगला रास्ता है, वो भी उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब का दावा क्या है, मैं उस पे तो खैर कोई कमेंट नहीं करूंगा। वो कह रहे हैं तो होगा, लेकिन चूंकि आपने सवाल पीडीपी की चीफ के नाते किया है, तो मैं उनके बारे में जरूर ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह आपने मुझसे कहा कि क्या आप लोग मंथन करते हैं इस बारे में, मैं तो आपसे कहूंगा आप इस बारे में जरा सोच के देखिए कि ऐसा क्यों है कि इतनी बड़ी सरकार, 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री, जिस बहु संख्यक और मेजॉरिटी वाली सरकार के हेड हैं, वो क्यों कर
एक महिला से डर रहे हैं इस कदर कि उनको बिल्कुल। इलीगल डिटेंशन में रखा गया है, जबकि काफी सारे लोगों को पहले ही छोड़ दिया गया है। तो हम तो खैर जानते हैं कि वजह क्या है। आप भी जरा चिंतन करके चलिए, सोचिए इस बारे में कि मेरी असल वजह क्या हो मेरी तो सकती मजबूरी ये है ना सर कि मेरे पास उस साइड से अभी फिलहाल कोई प्रवक्ता है नहीं, अभी तो आप ही हैं, तो इसीलिए जो आप कहना चाहते हैं वही इसमें जा पा रहा है। अगला सवाल पीडीपी के फ्यूचर पे मैं बात करना चाहता हूँ। अब जब से महबूबा मुफ्ती डिटेंशन में है तब से हमने देखा है कि उनकी बेटी इल्तिजा काफी एक्टिव है, प्रेस से इंटरेक्ट करती हैं और पूरे देश एक तरह से रिप्रेजेंट करती है, उनका ट्विटर अकाउंट भी वो चला रही है। क्या इल्तिजा पीडीपी का फ्यूचर है? देखिए, इल्तिजा मुफ्ती ने खुद ही एकदम क्लियर कर दिया है कि उन्होंने जो जितनी भी बातें की हैं या जो भी बात कर रही हैं, वो सबसे पहले तो एक आम कश्मीरी के नाते कर रही हैं, क्योंकि जो हम सब पे गुजर रही है। ये सिर्फ उन लोगों का सवाल नहीं है जो राजनीति में है, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से, चाहे वो मेन स्ट्रीम हो, सेपरेटिस्ट हो या और कोई विचारधारा की पार्टी हो, उससे जुड़े हुए हैं, बल्कि एक आम नागरिक कश्मीर का जो है, जो कुछ वो महसूस कर रहा है, जो कुछ वो झेल रहा है पिछले 1 साल से, जिस जुल्म का वो शिकार हुआ है, मुझे लगता है इल्तिजा मुफ्ती ने उस एक साधारण आम कश्मीरी नागरिक को रिप्रेजेंट किया है, उसकी जबान बोली है, उसके दुख दर्द को दुनिया और देश के मैं बाकी लोगों के सामने रखने की कोशिश की है, मैं समझ ऐसे रहा हूँ। समय में जबकि हर मैं तरह की थोड़ा सा झूठी। स्पेसिफिक आंसर चाह रहा था कि क्या वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आने वाली हैं, क्या वो इन फ्यूचर पे, जैसे आप बिल्कुल उनके बारे में अपने विचार रखिए, लेकिन क्या वो इन फ्यूचर हम उनको महबूबा की तरह ही जो सेंटर पीस की तरह देखेंगे पीडीपी में? वो तो खैर आप उनसे ही पूछ सकते हैं। अभी तक जो मुझे पता है वो पीडीपी में फॉर्मल कोई मेंबर तक नहीं है। ठीक बात हाँ, है। वो एक आम आम कश्मीरी नागरिक की तरह बोल रही हैं, उनकी परेशानियों की बात करती हैं, एक बेटी के रूप में बोल रही हैं, जिन्होंने अब वो सहा है, ठीक। लेकिन वो पीडीपी की प्रवक्ता नहीं है। वो एक आम कश्मीरी, मुझे लगता है कि प्रवक्ता बन के बोली है। आगे उनका क्या प्लान है, वो तो वो बेहतर जानती ठीक ठीक। मैं अगला सवाल इलेक्शंस को लेके पूछना चाहता हूँ। अभी इलेक्शंस की घोषणा नहीं हुई है, सेंटर ने अपने विवेक में फिलहाल इस चीज को डेफर किया हुआ है, लेकिन भविष्य में जम्मू कश्मीर में एक सीएम होना ही है। तो आगे की राह पीडीपी के लिए क्या होने वाली? आप लोग देखिए, इलेक्शंस को किस तरह का इलेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप लोग किस तरह की भूमिका अपने लिए देखते हैं उसमें? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एज अ पार्टी इलेक्शन के लिए तो खैर बनी नहीं थी एसेंशियली, हम्म, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी तो एक आइडिया ये था कि एक ऑल्टरनेटिव, पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव ऐसा आए जिसके पास एक ऐसा रोड मैप हो कश्मीर मसले को लेके, जो 70 सालों से यहाँ के अवाम के लिए, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, बल्कि भारत, पाकिस्तान, पूरे जो साउथ एशियन रीजन है उसके लिए एक परेशानी बना हुआ है, और जम्मू कश्मीर के अवाम और मसले जा रहे हैं उसमें। तो क्या उनको एक प्रैक्टिकल रोड मैप देने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक पार्टी बनी, एक मैनिफेस्टो आया, सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट आया, और ये शायद पहली बार था कि एक डॉक्यूमेंट ही नहीं बना, सिर्फ एक रोड मैप नहीं दिया गया, बल्कि उसको एग्जीक्यूट करके दिखाया भी गया। अन्यथा मैं एक कश्मीरी हूं, मैं आपको वसूख के साथ कह सकता हूं कि जब पीडीपी पावर में नहीं आई थी पहली बार मुफ्ती मोहम्मद सईद की अगुवाई में, जी हाँ। कोई कश्मीरी ये ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि श्रीनगर से बस चलेगी और मुजफ्फराबाद पहुंचेगी, पूंछ और रावलाकोट के बीच में गाड़ियां चलेंगी। तो ये रोड मैप सिर्फ बात का नहीं था, उसको एग्जीक्यूट करके दिखाने की भी बात हुई। हम पीडीपी एसेंशियली कश्मीर मुद्दे के हल के काम को लेके बनी थी, और यहाँ के अवाम को राहत देने के लिए बनी थी। वो मुद्दा अपनी जगह है, जो बिना बातचीत के, बिना डायलॉग चलिए, के मैं सारे सारे हाँ, लोगों को साथ लेके नहीं हो सकता। मैं अब थोड़ा जो हुआ है 370 और ये एब्रोगेशन और यूटी में इसको डाउनग्रेड करना, इससे एक एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी बन गई है। इलेक्शन पर से हमारा मैं कोई उसी इमीडिएट कॉम्प्लेक्सिटी को गोल्स हो। लेकर के पीडीपी का एक स्पेसिफिक रिस्पांस चाहता हूँ। स्पोक्स पर्सन ने, तो उमर अब्दुल्ला ने जैसे कहा कि जब तक के पुराना ऑर्डर नहीं लौटता, जैसे चीजें थी स्टेटस को एंटे अगर उसको कह सकते हैं, तो वो नहीं लौटता है, तो वो इस चीज का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं। तो वो एक ऑल्टरनेटिव अपनी तरफ से पेश कर रहे हैं, वो अपनी राजनीति की दिशा स्पष्ट कर रहे हैं। मैं वैसे ही पीडीपी की डायरेक्शन पूछ रहा हूँ। देखिए, मुझे फिर से दोहराने की तो जरूरत है नहीं कि हमारी टॉप लीडरशिप अभी भी बंद है। महबूबा मुफ्ती साहिबा जी हाँ। पीएसए डिटेंशन काट रही हैं, जी हाँ। बाकी जी हाँ। जितने सीनियर लीडर्स हैं जिनको सो कॉल डिटेंशन से छोड़ भी दिया गया, अभी भी अंडर हाउस अरेस्ट, उनको वहां से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। तो जब तक पार्टी के सारे लोग एक जगह जमा होके इस ठीक बात है। मसले पे बात नहीं करेंगे, तो रोड मैप तो खैर क्लियरली नहीं बोला जा सकता। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम जो कुछ 5 अगस्त 2019 को हुआ, उसको किसी भी कीमत में मानने के लिए तैयार नहीं है, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये हमारी
आइडेंटिटी पे एक प्रहार है, हमारे जम्मू कश्मीर के मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने पे एक प्रहार है, और हम पॉलिटिकली, डेमोक्रेटिकली और पीसफुली इसको रेजिस्ट करेंगे। वो हमारा बॉटम लाइन है। ठीक है, आप अपनी दिशा स्पष्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझको बस एक, अगर आप रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे अब बात करते हैं, तो आपको कितना लाइकली लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अब एक बार बदल दिए गए हैं पिछले साल, अब उनको एक पूरा साल होने वाला है, आपको ऐसा लगता है कि अभी वहां उस रास्ते पर अब पीछे लौटने का भी कोई मतलब ऑप्शन अभी बाकी है? हम तो उसके लिए लड़ते रहेंगे, ठीक इतना बात। जरूर है। अब आखिरी मेरे दो सवाल हैं, एक पॉलिटिकल है और एक मैं चाहता हूं कि आप कश्मीर में रहते हैं, आप एक आम कश्मीरी की हैसियत से बताएं। तो पहला सवाल ये है कि जो बात हम शुरू में कर रहे थे कि जो कश्मीरी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको बड़ी दिक्कत हुई है, आपके शब्दों में भी उनको उनकी क्रेडिबिलिटी का बड़ा लॉस हुआ है। तो अब जब आप वापस आना चाहते हैं मेन स्ट्रीम उसमें, तो वन, क्या आप लोगों का किसी तरह का रेजिस्टेंस झेल रहे हैं? आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है विद पीपल? आप लोग मिलते होंगे, कोई कुछ अपने पार्टी कार्डर से बात करते होंगे, आम लोगों से बात करते होंगे, क्या फीडबैक है? किस तरह से रिसीव करते हैं लोग अब आपको? देखिए, मैंने तो आपसे पहले ही कहा कि जितनी भी यहाँ की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी परेशानियों में तो इजाफा हुआ है। जो कुछ दिल्ली में यूनिलैटरली हुआ है, जिसको हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड कहते हैं, तो उसका उसका असर तो आपको ग्राउंड पे दिखेगा ही, नो डाउट अबाउट दैट। एकदम एक डिसल्यूजनमेंट है अवाम में, जनता में। अब आप ये सोचिए कि हम लोग जो कि पार्टी के संगठन से जुड़े हुए हैं, पॉलिसी मैटर्स पे बैठ के बात करते हैं, सरकार का हिस्सा रहे हैं, जिसको आप लीडरशिप कहिए, अगर उनका ये हाल है, तो आम जो कार्यकर्ता है ग्राउंड पे, उसका क्या रवैया होगा, वो कैसे देखता होगा, उसका क्या रिस्पॉन्स होगा? मुझे लगता है ये तो अपने आप में एक ऑब्वियस सी बात है। और जब हम ये ऐसी बातें करें, मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण होगा कि मैं आपका ध्यान एक इशू की तरफ ले जाऊं। वो ये कि हमारे साथ तो खैर जो हुआ सो हुआ, हम समझते हैं कि एक रिमाइंडर है उस कॉन्स्टिट्यूशनल बिट्रेयल का, उस डकैती का जो हमारे साथ हुई है। लेकिन ये एक काला दिवस है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का, पूरे राष्ट्र में, पूरी कंट्री में। क्योंकि जिस तरह से इंस्टीट्यूशन को कार्य करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया, जो इंस्टीट्यूशन हैं, जिस तरह से एक मेजोरिटेरियनिज्म दिखाया गया है, आज ये हमारे साथ हुआ है। आप देख रहे हैं इसके रेमिफिकेशंस ऑलरेडी आपको दिख रहे होंगे। चाइना बॉर्डर से लेके वहां तक जो कुछ हो रहा है, या मेनलैंड इंडिया जो पूरी कंट्री है, जिस तरह के इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए जा रहे हैं, ओवरऑल आप देखिए तो ये कोई अच्छी बात पूरी कंट्री के लिए नहीं है। हमारे लिए तो परेशानी का दिन है ही, हम तो इसे याद रखेंगे ही रखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो एक कोई भी एक डेमोक्रेट होगा पूरी कंट्री में, उसके लिए भी ये दिन एक दुखद समाचार लेकर आएगा, जब जब ये 5 अगस्त आएगा। ठीक है। आखिरी सवाल जो मैं चाहता हूं कि एज अ सिविलियन, मतलब ठीक है आपका पॉलिटिकल एसोसिएशन पीछे छोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन 5 अगस्त 2019 एक दिन था जिसके बाद काफी चीजें होती है, और 5 अगस्त 2020 आया है। क्या चीजें, क्या वो हार्डशिप्स हैं जो अब थोड़ी सी आसान हो गई हैं? एक आम कश्मीरी की लाइफ कैसी है आपके आस पड़ोस में? मैं चाहता हूँ कि एक बड़ा ऑनेस्ट आप अगर रिप्लाई दें उसका तो। हाई स्पीड इंटरनेट गए हुए 1 साल हो गया है, हमारे बच्चे 1 साल से स्कूल नहीं गए हैं। कोविड जो पेंडेमिक है, उसमें इंटरनेट की कितनी बड़ी भूमिका है, वो मुझे कहने की तो जरूरत नहीं है, आप जानते होंगे, जी। पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। और हमारे यहाँ इंटरनेट नहीं है। हमारे जो लोग हैं, सिविलियंस, वो जेलों में है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो जेलों में है। उसके अलावा आप देखिए कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसे कहिए, हमारे यहाँ कोई जर्नलिस्ट रिपोर्ट नहीं कर पाता। जर्नलिस्ट बात करता है जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो, जो सरकार में बैठे किसी बाबू को पसंद नहीं है, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को अच्छी नहीं लगती, तो उसको उठा के पीएसए और यूएपीए के अंदर भर दिया जाता है। एक लेडी फोटोग्राफर तक से डरते हैं ये लोग, उन पे केस लगा दिया गया, हमारे जर्नलिस्ट को अंदर कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो बात नहीं सुनना चाहते हैं, जो कोई कॉन्ट्ररी व्यू हो, जो हमारे हिसाब से पूछे तो वही ग्राउंड रियलिटी है। तो अब ऐसे हालात में अब आप मुझसे ये पूछें कि क्या क्या हार्डशिप्स हैं, मुझे लगता है कि ये तो एकदम ए टू जेड क्लियर है। और अब हम चूंकि कंक्लूड करने वाले में एक जी। बहुत महत्वपूर्ण जी। बिंदु जरूर जी। लाना चाहूंगा इस बातचीत में, वो ये कि आज की डेट में
मैं आपको बता दूं कि यहाँ कर्फ्यू कर दिया गया 2 दिन पहले। कहा तो ये गया था कि सेलिब्रेट होना है कश्मीर को, तो पता नहीं क्या क्या हमने दे दिया, अब लोग सेलिब्रेट करेंगे, और कर्फ्यू लगा दिया 2 दिन पहले। और कहीं और जो ग्राउंड की रियलिटी है रिपोर्ट ना हो, इसलिए बाहर से पैराशूट होके हमारे कुछ लोग आएंगे, वो बताएंगे कि यहाँ कितनी खुशियां हैं, जिस तरह उन्होंने 5 अगस्त 2019 को बताया था कि कैसे नॉर्मल से हुआ करती थी। और इस सब के बीच कोशिश ये की जा रही है कि हमें ये बताया जाए और देश को ये गुमराह किया जाए कि देखिए इस पूरे 1 साल में हमने ये किया, ये किया, ये किया। लेकिन वो सारे बिंदु जिन पे काम किया जा रहा है, जिसको एक पीआर एक्सरसाइज के रूप में आपके सामने, पूरे देश के सामने लाने की जाएगी झूठ के तौर पे, उसको अगर आप खुद एनालाइज करें तो उसमें से आपको सिवाय झूठ के कुछ नहीं दिखाई। ठीक नहीं, मतलब मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था, मेरा मेरा मकसद ये था कि ये बात तो, इस बात को कोई इसमें कोई डिबेट नहीं, कोई दो राय नहीं है कि वहां पे जरूर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, लेकिन उसके बाद में फिर कुछ रिलैक्सेशंस भी दिए गए विद टाइम। तो क्या उनका फायदा पहुंच गया है कश्मीरियों तक, ये जानने का मेरा मकसद था। एनीवेज, बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल बुखारी साहब हमसे बात करने के लिए। आप प्रवक्ता हैं पीडीपी के, आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमें समय दिया, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया अदा करते हैं अपने दर्शकों का जिन्होंने इस बातचीत को देखा। आप देख रहे थे दी ललन टॉक।